साहित्य, कला और सिनेमा, इस पर आज थोड़ा बात करने का मन है। अब आप देखिए कि अभी तक हमारे समाज में लेखन को कोई काम नहीं माना जाता है। लेखन को लोग बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं और बहुत सारे लोग नॉन सीरियसली करते भी रहते हैं। 10-10, 20-20 किताबें छपवा देते हैं, उसमें से एक किताब खुद पूरी नहीं पढ़ सकते। दूसरों से कहते हैं कि इसको पढ़ो, पढ़ के अपनी राय दो, विचार दो। तो खैर, इस पर तो हम बात करेंगे। अभी ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये प्रमोद द्विवेदी की पेंटिंग है। ये मेरे पास 30-35 साल से है और ये है प्रोफेसर केल्फा का पोस्टर, जिसे मनोज मौर्य ने बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो खैर, हम बात जो कर रहे थे कि लेखन को लोग अभी भी काम नहीं मानते हैं। इधर की मैं अपनी 2-3 अनुभव बता रहा हूँ, घटनाएं बता रहा हूँ। एक सज्जन को मेरा नाटक बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि आप वो नाटक हमें दे दीजिए। एक नाट्यशाला बन रही है नई, उस नाट्यशाला में हम लोग आपका ये नाटक प्रदर्शित करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और नाट्यशाला बस बन के तैयार ही होने वाली है, आप दे दीजिए, आपका ये नाटक हम लोग प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कई बार कहा। मैंने कहा बिल्कुल मैं दे दूंगा, पैसे आप मुझे कितना देंगे? तो उन्होंने कहा अरे पैसे की बात मत करिए। मैंने कहा क्यों? अब आप लेखक हैं महाराज, आप पैसे की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो सिर्फ मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए कि वो नाट्यशाला में जो ईंट लग रही है उसके लिए उन्होंने पैसा दिया है कि नहीं? नाट्यशाला की जो छत बनी, नाट्यशाला में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो पेंटिंग कर रहे हैं, जो उसको सजा रहे हैं, उसके लिए वो पैसा दे रहे हैं कि नहीं? और जिसके लिए सारा इंतजाम हो रहा है उसके लिए वो पैसा नहीं देंगे, नाटक के लिए पैसा नहीं देंगे। मतलब वो बहुत हल्का सा काम है, कोई भी कर लेगा, सबको लगता है कि कर लेंगे। और इसी करने में लोगों ने इतनी ज़्यादा किताबें लिख दी हैं बेमतलब की, कि धरती का बोझ बढ़ गया है। पूरी पृथ्वी को कम से कम 10 बार परत बाई परत कवर किया जाता है, परत दर परत कवर किया जा सकता है किताबों से। इतनी किताबें लोगों ने गोंज दी हैं। गोंज देना एक देसी मुहावरा है, जिप कर देना, इकट्ठा कर देना 1 बाई 1 किताबों का ढेर। ऐसे ही कुछ लोग ये समझते हैं ना कि लेखक को अगर कुछ देना ही है तो एक आइडिया दे दें। भैया, आइडिया का होना स्वर्ग में होने जैसा है, बड़ी मस्ती आती है, ऐसा लगता है कि वाह क्या है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करने चलते हो तो नरक से गुजरना पड़ता है, वो भी नंगे पांव। क्योंकि जब तक आइडिया में कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, कोई सिनेमा है, तब तक तो वो बड़ा मजा देगा। लेकिन जब उसको कागज़ पर उतारने चलो, जब उसको आप देख, तो आपको पता चलता है कि वो आइडिया में जो था और जो यथार्थ में जो है, जो मतलब ख्याल में था और जो कागज़ पर आया, उसमें बड़ा फर्क नज़र आने लगता है। और वही असली मेहनत है। आप ऐसे समझो, आइडिया एक बीज है जिसको आप मस्तिष्क के गर्भ में धारण करते हो, उस दर्द से गुजरते हो, तब बच्चा पैदा होता है। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारा बीज क्यों धारण कर लूँ? 2 कारण होते हैं। सरोगेट मदर बनने का कारण साफ साफ है कि उसके लिए पैसे मिलेंगे। मैं जब किसी दूसरे के लिए लिखता हूँ, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए, सिनेमा के लिए या मैगज़ीन अखबार के लिए लिखता हूँ, तो उसमें मेरा उद्देश्य होता है कि भाई अगर तुम्हारे आइडिया से लिख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे पैसे मिले। और बाकी दूसरा जो लिखने का कारण है वो मेरा खुद की मेरी प्रेरणाएं हैं। इतने दिन में मैंने रियाज जो किया है और अपने अंतःकरण के आयतन को बढ़ाया है और बनाया है कि उस पर सितार का संगीत या कोई भी राग बज सके, कोई कहानी निकल सके, कोई सिनेमा निकल सके, कोई कविता निकल सके। तो भाई साहब, अगर आपको आइडियाज़ बहुत आते हों तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह गैस का गुबार है, आइडिया गली गली में फैला हुआ है। हर बात एक आइडिया है, ये खिड़की एक आइडिया है, ये टेबल एक आइडिया है जिस पर हमने अभी फोकस कर दिया। और नीचे किनारे एक बांसुरी जो दिख रही है और बगल में काली जी की मूर्ति दिख रही है, वो एक आइडिया है। इस आइडिया पर आप एक उपन्यास, एक सिनेमा, कुछ भी बना सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि लेखन को अभी भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इधर कुछ भी, हमारे पास हिंदी प्रदेश से कुछ लोग बड़े उत्साहित आए, बोले कि उनके पास एक कहानी है, जरा उस पर फिल्म लिख दीजिए, जरा उस पर फिल्म लिख दीजिए। ऐसा लगता है कि जरा सा बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। अरे यार, फिल्म लिखना सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं,
गाना लिखना सीखने मुझे 30-35 अपनी जवानी मैंने लगा दी इसी में, 16-18 घंटे आज भी इसी टेबल पर बैठता हूँ, तब ये काम होता है। तुम क्या मजाक समझ रखे हो? और उस सोसाइटी में, उस भाषा में, जिस भाषा में अभी भी बहुत व्यावसायिकता नहीं आई है। हिंदी में लिखना आज भी आप कहीं ना कहीं अपनी भाषा से मोहब्बत के लिए ही लिखते हो। वो कोई अभी एक बहुत बड़ी व्यावसायिक भाषा नहीं है, हालांकि वो एक बहुत बड़ी व्यावसायिक भाषा है और उसका व्यवसाय दूसरे लोग करते हैं। वो व्यवसाय लेखक या सृजनकर्ता के पक्ष में बहुत नहीं है, वो प्रकाशक के पक्ष में होगा, वो चैनल्स के पक्ष में होगा, वो सिनेमा और व्यवसाय के पक्ष में होगा। तो वैसे में आप उस चीज़ को समझिए, आप इन डेप्थ जाइए। मेरा तो ये कहना है कि लेखन या कला या कोई भी एक चीज़ अगर आप पकड़ते हैं तो आप हिंदी प्रदेश के लोगों से ख़ास तौर से मेरी गुजारिश है कि वो, अगर उनको लगता है कि उनको गाना ही गाना है तो गाना में पूरा जाए ना। अब गाना का ABCD सब उनको पता रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ बहुत हल्के में हो जाता है। 15-15, 20-20 किताबें आपने छपवा दी, अरे क्यों छपवाओ? उसके बाद आप सिर के पीछे पड़े हो मेरे जैसे लोगों के, आप लिख दीजिए, पढ़ दीजिए, उस पर समीक्षा कर दीजिए, 2 लाइन। क्यों मैं 2 लाइन बोल दूं आपकी बकवास पर? और अगर पढ़ने की ही बात है तो इस धरती पर इतना बढ़िया पढ़ने को है। लियो टॉल्स्टॉय को छोड़ दें, अब आपको पढ़ने लगे हैं। मक्सिम गोर्की अभी पूरा नहीं हुए, दोस्तोयेव्स्की अभी पूरा नहीं हुए, ये तो सिर्फ रूस के हैं। तुर्गनेव अभी पूरा नहीं हुए हैं। उसके बाद भारत में चले तो भारतेंदु हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, न जाने कितने बड़े लेखक हैं, मुक्तिबोध हैं, सर्वेश्वर हैं। इन सबको छोड़ दें, मोहन राकेश हैं, उनको छोड़ दें, बस आपको हम पढ़ने लगे। इस नई जनरेशन में भी बहुत से अच्छे राइटर हैं, कुमार अंबुज हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, तमाम बड़े लेखक हैं जिनको हम, बड़े से मेरा मतलब है कि जिनके लेखन ने लेखनी ने उनकी इयत्ता को, उनके अस्तित्व को, उनके अस्तित्व की खुशबू को जाहिर कर दिया है। देखिए साहब, फूल खिल जाएगा तो खुशबू होगी, और खुशबू होगी तो बताना नहीं होगा कि जरा मेरा फूल सूंघ के बताओ कि कैसी खुशबू है। अरे मेरे फूल को जरा देखो ना, इससे कैसी खुशबू आ रही, बताना नहीं होगा। आग जलेगी तो धुआं उठ जाएगा, बल्ब जलेगा तो रोशनी पहुंच जाएगी। आप सचमुच कुछ लिख देंगे ना तो पाठक आ जाएंगे, 4 पाठक आएंगे ना, 1 पाठक आएगा ना, वो आपके लेखन को अप्रूव कर देगा। तो ये जो सताना है ना इनबॉक्स में आके कि मेरी किताब खरीद लो, मेरी किताब पढ़ लो, इस तरह का सताना जो है ना मुझे इरिटेट करता है। उससे भी ज़्यादा इरिटेट करता है फ़ोन करके बताना, उसके बाद किताब भेज देना। ये सारी बातें बहुत गरिमामय नहीं है। एक लेखक को, महादेवी वर्मा भी हैं, अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, इन लोगों से कुछ इनकी जीवनियाँ ही पढ़ डाली है, कम से कम इनकी बायोग्राफी ही देखिए, उस गरिमा का कम से कम वहन करिए ना महाराज। आपने एक कविता लिखी हो, चाहे 1000 किताबें लिख दी हो, आप में उस गरिमा का एक धागा नहीं अगर दिख रहा है तो मेरे आप किसी काम के नहीं हो। और मैं बहुत भरा हुआ हूँ अपने आइडियाज़ से, अपनी यात्राओं से, अपनी स्वतंत्रता से। बाणभट्ट के अर्थ में जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आवारगी, जिसे शब्द को वहाँ लेकर चले आते हैं, बहुत सुंदर लगता है वहाँ। लेखक की आवारगी उसका रचनात्मक रिसर्च होता है, वही उसका उपजीव्य है। बहुत से अच्छी कलम के धनी लोग जिनके जीवन में आवारगी के अवसर नहीं मिले, जो सीमित रह गए किसी एक संस्थान में, किसी एक जगह पर, और उनके मन को भी उस आवारगी की योग्यता नहीं मिली जो जयशंकर प्रसाद के पास थी, जो बनारस में अपनी दुकान पर बैठे बैठे ही इन्होंने पूरे पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन कर दिया, जो गुलेरी में थी कि वो कभी नहीं गए थे लाहौर, और उन्होंने लाहौर को चित्रित कर दिया। तो ये जो क्षमता है ना, जो इनर विजन होता है, अंतर्दृष्टि जो लेखक की होती है, इसी को पा लेना उसकी तपस्या है। वो चाहे जैसे पाए, वो ध्यान करके पाए, किताबें पढ़ के पाए, अपने मन को किसी भी प्रकार से शांत और केंद्रित करके पाए। जिस दिन आप उसको अपने शांति में, अपनी केंद्रीयता में लेकर आते हैं, जिसको अज्ञेय कहते हैं, रचना सत्वस्थ चित्त की उत्पत्ति है। सत्व रज तम, ये उपनिषद के 3 शब्द हैं जिनको उठाते हैं वे हमारे दर्शन के भी बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं, और योग और अध्यात्म के भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, और साहित्य के भी। साहित्य में भी नवरस के बाद जिस एक रस की कल्पना की जाती है, प्रसाद रस की, तो उसमें सात्विकता के गुण को ही पाया गया, शांति और सात्विकता, जो इन 9 रसों में नहीं था।
ये 10वां गुण जो स्थापित होता है। तो सत्वस्थ चित्त क्या है? सत्वस्थ चित्त का मतलब है कि अब आप न्यायकर्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, अब आप नरेटर हैं, आप दर्शक हैं, दिग्दर्शक हैं, और निश्चित रूप से आपका एक पक्ष है, लेकिन वह पक्ष मनुष्योचित पक्ष है, न्यायकर्ता का पक्ष नहीं है, वो जनता का पक्ष है। और ये पक्ष ले जब आपके भीतर उतर जाए, जब आपके भीतर परकाया प्रवेश की क्षमता आ जाए, आप, और यह संभव है आत्म साक्षात्कार से। किसी भी लेखक, बड़े लेखक या छोटे लेखक, जो सच्चे लेखक के साहित्य में उसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व आएगा, कृतित्व और व्यक्तित्व मिलाकर ही पूर्ण रचना होती है। जिसको कहते हैं ना मुक्तिबोध, कि अगर आपके व्यक्तित्व का 10% भी आपके कृतित्व में न दिखाई दे, तो इस तरह का लेखन एक सूक्ष्म स्तर की एटीट्यूनाइजिंग है, ढोंग है, ढोंग। आप लिख रहे हो कुछ, जी रहे हो कुछ। मतलब आपके खाने के टेबल की भाषा दूसरी है और लिखने के टेबल की भाषा दूसरी है। जिसको भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, तू जिस तरह से सोचता है उस तरह से लिख, और फिर भी अलग दिख सकता है तो अलग दिख। तो जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से लिखने की क्षमता आप में जब नहीं होती है, तो आपका साहित्य आपसे अलग हो जाता है, और आप उस अलग साहित्य से अपना अलग व्यक्तित्व पुष्ट करना चाहते हो। और फिर इसके बीच वो अंतराल आता है, जिस अंतराल में आप हाथ जोड़ के खड़े होते, भैया मेरा साहित्य पढ़ लो ना, जरा दो चार टिप्पणी कर दो, जरा हमको बता दो कि हम कितने महान हैं। अरे भाई, ये बड़ी गरीब भाषा है हिंदी, अभी बड़ी बड़ी लड़ाई है इसकी भाषा से। मैं कह रहा हूँ कि इस भाषा को मानने, पढ़ने, जानने वाले लोग अभी भी संघर्षरत हैं। 1857 की लड़ाई के बाद, जबकि इनके बेटों ने, और इन्होंने खुद, इन किसानों ने और फौज में काम करने वाले इनके बेटों ने जब अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, तो उसका परिणाम आज तक भुगत रहा है ये हिंदी प्रदेश। इसीलिए रामविलास शर्मा लिखते हैं कि पूरे देश की समस्या अलग है और हिंदी प्रदेश की समस्या अलग है। रामविलास शर्मा जी के इस आलेख को तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इतिहास माला सीरीज की जो 4 किताबें उनकी है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से छपी हुई, उस सीरीज की किताबों को पढ़िए। पहले या दूसरे भाग में यह आलेख है, पूरे देश की समस्या अलग है और हिंदी प्रदेश की समस्या अलग है। आप उसको गहराई से जब समझेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा अपने लोगों पर कि ये साहित्य नहीं पढ़ते, ये कलाओं की उपेक्षा करते हैं। आप उन कारणों को जब समझेंगे कि किस तरह से आपको गरीब किया गया, कमज़ोर किया गया है, आर्थिक रूप से आपको मार दिया गया ताकि आप पेट से आगे बढ़ ही नहीं पाओ, तो वैसे समाज के लिए आपको वैसी गड़ी दबी संस्कृति को आपको निकालना है जिसको अंग्रेज़ दबा के गया, और पूरे देश को उसको एक तरह से उसने मोटिवेट किया कि इसको दबाए रखो। बहुत बातें हो सकती है इन विषयों पर, आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा इस विषय को। कृतित्व और व्यक्तित्व, इसका मैं टाइटल दे रहा हूँ, और इस पर फिर आगे बात होगी। धन्यवाद।